अरे यार, ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता भी नहीं बना। हमारी माँ बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, उनसे इतनी जल्दी उठकर खाना नहीं बनाया जाता। काश हम लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन ना किया होता तो हम शादी कर लेते, लेकिन हम लोगों ने तो बाबा जी को कसम दी थी कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, और उसी वजह से हम आज इस मुकाम पर भी तो हैं। ब्रह्मचर्य की कसम आप तीनों ने खाई है, लेकिन इतने में किचन से मीनल के खांसने की आवाज आई। ये तो माँ की आवाज है। चलो चलकर देखते हैं। चारों भाई किचन में गए तो देखा कढ़ाई में सब्जी पक रही थी, जिससे बहुत सारा धुआं निकल रहा था, और उनकी माँ जमीन पर बड़ी खांस रही थी। रोहन ने देखा तो सब्जी जल चुकी थी। जल्दी से चारों भाइयों ने मिलकर अपनी माँ को उठाया और कमरे में ले आए। माँ, आज के बाद आप खाना नहीं बनाओगी? काश मेरी एक बेटी होती तो सबके लिए खाना बना देती, और शादी की बात तो मैं तुम लोगों से कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम लोगों ने ब्रह्मचर्य की कसम ले रखी है। माँ, ब्रह्मचर्य की कसम मेरे तीनों भाइयों ने ली है, मैंने तो नहीं। रोहन की बात सुनकर मीनल और उसके तीनों भाइयों की उम्मीदें जाग उठी। तो ठीक है रोहन, मैं तुम्हारी शादी की बात पंडित जी से चलाती हूँ। वैसे हम चाहते तो नहीं थे कि रोहन की शादी हो, लेकिन जब खाना बनाने में इतनी समस्या हो रही है तो रोहन की शादी कर ही देते हैं। अगले दिन मीनल ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, हमें बस ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे खाने पीने का ध्यान रख सके। ठीक है बहन जी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि अगर हम सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखें तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तुम लोग जब देखो तब अस्पताल के चक्कर ही लगाया करते हो। कभी हमारे परिवार की तरफ देखा है? हम में से कोई आज तक अस्पताल नहीं गया। मैं 50 साल की हूँ पर कहीं से लगती हूँ। ये औरत 50 साल की है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। पंडित जी अब दिन रात उस औरत का पीछा करने लगे। किसी तरह उन्होंने उस औरत के घर का पता कर लिया और ये भी पता लगा लिया कि उनकी एक जवान बेटी है जो शादी लायक हो चुकी है। एक रोज पंडित जी उस औरत के घर पहुंच ही गए। बहन जी, पास वाले मंदिर में जो पंडित जी बैठते हैं, उनके जरिए पता चला कि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं। मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की तलाश है जो खाने पीने का बहुत ध्यान रखे। हमारी बेटी राधिका खाने पीने का बहुत ख्याल रखती है। थोड़ी सख्त है, लेकिन कभी किसी को बीमार नहीं होने देगी। अगले दिन पंडित जी ने रोहन और राधिका के परिवार को एक दूसरे से मिलवा दिया और कुछ ही दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। रात में राधिका की सास ने उससे कहा, बहू, हम तो शुरू से ही चाहते थे कि हमारे घर कोई ऐसी लड़की आए जो हमारे खाने पीने का ध्यान रखे। किचन सामने है, बाकी तुझे पता ही है। ठीक है माँ जी, मैं बस 5 मिनट के अंदर खाना बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर राधिका किचन में चली गई। रोहन, तुझे तो बीवी के रूप में शेफ मिल गई। अरे 5 मिनट में तो कोई शेफ भी खाना नहीं बना सकता। बहू, सलाद तो ठीक है, लेकिन पहले खाना तो लेकर आ। सासू माँ, यही तो खाना है। आप लोग रात में सिर्फ सलाद खाओ, फिर देखना आप लोगों का चेहरा कुछ ही महीनों में चमकने लगेगा। राधिका बिल्कुल सही कह रही है। माँ चुपचाप आज सलाद खा लेते हैं, क्योंकि आज बेचारी का पहला दिन है। हो सकता है थक गई होगी, इसीलिए उसने सिर्फ सलाद बना दी। अगले दिन ऑफिस में चारों भाई बहुत खुश थे। रोहन, आज तेरी बीवी लगता है बहुत अच्छा खाना बनाएगी। हाँ, क्योंकि आज तो बहू की थकावट भी दूर हो गई होगी। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। मैं तो बस सुबह से घड़ी देख रहा हूँ कि जल्दी से शाम हो और हम लोग राधिका के हाथ का अच्छा अच्छा खाना खाएं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि वो खाने का बहुत ध्यान रखेगी। धीरे धीरे शाम हो गई और चारों भाई घर वापस लौट आए। आप लोग हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, खाना तैयार है। फिर राधिका वहाँ से चली गई। चारों भाई बहुत खुश हुए। देखा तुम लोगों ने, आज बहू ने खाना पहले से ही तैयार करके रखा है। रोहन, तेरी तो किस्मत ही चमक गई ऐसी बीवी पाकर। पंडित जी की तो हमें आरती उतारनी चाहिए। खैर, सभी लोग जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर तैयार हो गए। मीनल भी खाने की टेबल पर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद राधिका एक बार फिर से सभी के लिए सलाद लेकर आ गई। सभी लोग फिर से हैरान हो गए। बहू, आज फिर से सलाद? सासू माँ, मैंने आपसे कल भी कहा था कि रात में सिर्फ सलाद ही खाओ। राधिका, पंडित जी ने तो कहा था कि तुम खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हो। यही ध्यान रख रही हो तुम हमारे खाने का? हाँ, और कैसे ध्यान रखूं? आप क्या चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए मसालेदार सब्जियां, रोटी, कढ़ी चावल, अंडा करी, मटन करी, ये सब बनाऊं? ये सब तो मैंने जिंदगी में कभी छुआ ही नहीं। ये सब सुनकर मीनल और उसके बेटों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। खैर, मजबूरी में सभी लोगों ने सलाद खाया और सो गए। अब हर रात राधिका सभी के लिए सिर्फ सलाद ही बनाती थी, जिस वजह से सभी लोग परेशान हो गए। फिर एक रोज चारों भाइयों ने मिलकर एक फैसला किया। रोहन, कल संडे है और कल शाम को हम अपने दोस्तों को खाने पर इनवाइट करते हैं। राधिका को बोल देंगे कि उसे देखने के लिए हमारे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तब मजबूरी में कुछ न कुछ खाना जरूर बनाएगी। इस तरह से रात में रोहन ने अपनी पत्नी राधिका को संडे रात की पार्टी के बारे में सब कुछ बता दिया। मतलब मोहल्ले की सभी औरतें और आपके दोस्त आने वाले हैं। हाँ, सब आने वाले। सब तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते और तुम्हें देखना भी चाहते। अगर उन्हें तुम्हारा खाना पसंद आया तो सभी के हाथों तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? देखना उन सबको मेरा खाना बहुत पसंद आएगा। ये सुनकर रोहन को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। लगता है अब राधिका कल खाना बनाएगी, क्योंकि मैंने उसे गिफ्ट का लालच दे दिया है और लड़कियां गिफ्ट के लालच में किसी भी हद तक जा सकती हैं। अगली शाम उन चारों भाइयों के दोस्त सब इकट्ठा हो गए। वहीं दूसरी तरफ किचन में राधिका। अच्छा हुआ ये सारे मसाले मैंने सुबह ही अपने मायके से मंगा लिए थे। इन मसालों से बना हुआ सलाद अगर ये लोग खा लेंगे ना तो सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और सारे गिफ्ट मेरे हो जाएंगे। थोड़ी देर में राधिका सभी के लिए बेहतरीन सलाद बनाकर ले आई। इस बार सलाद में कुछ अलग तरीके के मसाले पड़े हुए थे और ये सलाद साधारण नहीं था। सेब, अंगूर, अमरूद, केला, जामुन, मूली, गाजर,
शिमला मिर्च, शलजम, ये सब कुछ मिलाकर रंग बिरंगा सलाद सबके सामने रखा था। तभी मोहल्ले की एक औरत बोली, अरे वाह, देखने में तो ये काफी खूबसूरत लग रहा है। इसे सलाद कहूँ या फ्रूट चाट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भैया, हमारे तो सारे किए किराए पर पानी फिर गया। अब क्या कर सकते हैं रोहन, हमसे जितना हो सका उतना किया। अब इन मेहमानों को भगा तो सकते नहीं, चुपचाप इन्हें खा लेने दो। देखना, सलाद खाते ही राधिका को कोई भी गिफ्ट नहीं देगा, फिर तुम्हारी बीवी को बुरा लगेगा और कल से खाना बनाना शुरू कर देगी। अरे दोस्तों, बैठे क्यों हैं? भाभी सबसे अलग डिश बनाकर लाई है, एक बार चक्कर देखते हैं कि आखिर ये है क्या। अरे वाह 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 भाभी, ऐसा सलाद तो हमने जिंदगी में कभी खाया भी नहीं। ये लौंडा बिल्कुल सही कह रहा है बहू। अगर ऐसा सलाद मेरी बहू बना पाती तो मैं तो अपनी बहू के हर रोज पैर दबाती। थैंक यू आंटी। सभी लोग गिफ्ट देकर खुशी खुशी चले गए। रोहन के भाइयों की कोई चाल काम न आई। फिर अचानक कुछ दिनों बाद सब बीमार पड़ गए। सबका पेट बुरी तरह से दर्द होने लगा। डॉक्टर ने इलाज किया और कहा, आपके ससुराल वालों ने बताया कि आप सब हर रोज सिर्फ सलाद खाते हैं। सलाद खाना अच्छी बात है, पर हर रात सिर्फ सलाद खाना खतरनाक हो सकता है। पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है। अनाज भी बहुत जरूरी है। आपकी तो आदत है, पर इन लोगों की नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा मकसद अपने ससुराल वालों को बीमार करना नहीं बल्कि स्वस्थ रखना है। आज पहली बार मेरी वजह से कोई अस्पताल आया है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। उस दिन के बाद राधिका सलाद के साथ साथ हेल्दी खाना भी बनाने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे। जिसकी मुख्य किरदार है पावनी, जो शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, बट आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। पावनी के पापा राहुल ने अपने हाथ में सैंडविच लिया और वो पावनी के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो, पावनी को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चलना। हाँ पावनी, और बताओ कैसा चल रहा है कॉलेज में? फर्स्ट क्लास पापा। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शहर के इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोड़कर तुमने उस टीचर कॉलेज को क्यों चुना? पापा, भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है, लेकिन वहाँ के टीचर्स सबसे बेस्ट हैं। आपके सो कॉल्ड बढ़िया कॉलेजेस में फैसिलिटीज तो बहुत हैं, पर वहाँ के टीचर्स, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, स्टूडेंट से नहीं। अब श्याम भैया, बस यही रोक दो। यहाँ क्यों? कॉलेज तो अभी आगे है ना? नहीं पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर ही खड़े होंगे और मैं उनके सामने आपकी इस महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। इतना कहकर पावनी गाड़ी से उतर गई और फिर, सर, पावनी मैडम कितनी समझदार है ना? हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। ठीक तो है, सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग भीख मांग मांग कर उसे परेशान कर देंगे। ड्राइवर श्याम राहुल की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वो पावनी को उसके बचपन से जानता था। वो समझता था कि पावनी असल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती। असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था। उधर कॉलेज में, हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी, वो तुम्हें तो पता है ना, इस शहर में बसों में कितनी भीड़ रहती है। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपनी बाइक पर ले चलूंगा, फिर तुम्हें बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाला कोई दहेज वहेज, अभी से बता रही हूँ, समझे? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गांव में अपना एक छोटा सा खेत है। खेती का काम अब पापा के बस का रहा नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खरीद लूंगा। कहाँ? इसी शहर में क्या? हो मैडम हो, इतना रईस नहीं हूं मैं। खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना, तब भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। केशव की बात पर पावनी जोर जोर से हंसने लगी। केशव और पावनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर पावनी ने केशव को कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है, जबकि केशव ने पावनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। केशव गांव से शहर आया पढ़ने के लिए और वो एक छोटे किसान का बेटा था। ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ गई। फिर एक दिन, पावनी, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा भाई? अच्छा, और वो एक बेरोजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे? ओ मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ठीक है, तो फिर डन रहा। मैं अगले महीने तक अपना वो खेत बेचकर गांव में एक दुकान खोलता हूँ और एक नई बाइक भी खरीद लूंगा और फिर उसी बाइक पर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। सही है? तुम्हारे घर वालों पर भी तो इंप्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है भाई। केशव की बात सुनकर पावनी मुस्कुरा दी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पापा राहुल सिंघानिया को केशव के बारे में बता ही दिया। केशव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? और वो खुद क्या करता है? पापा, वो गांव में उसकी दुकान है। गांव में? बेटी, आर यू गॉन मैड? कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ? राहुल सिंघानिया की बेटी एक गांव में गोबर और कीचड़ के बीच रहेगी क्या? पापा प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई लव हिम और मैं उसके बिना। शट अप पावनी। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। आई एम सॉरी पापा, पर मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उसे पसंद किया है। ओह, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुमने इंसान देखकर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला।
ये बात कान खोल कर सुन लो तुम। पापा, उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो और न ही उसे आपसे कोई दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर राहुल सिंघानिया वहां से चले गए और पावनी को समझ आ गया कि केशव से उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से तो कभी नहीं हो सकती। अब पावनी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे केशव के पास चली गई। केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था। इसके बाद पावनी ने हिम्मत करके केशव को सब कुछ बता दिया। केशव फौरन पावनी को अपने साथ एक मंदिर लेकर गया और वहाँ दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन इस शादी से पावनी और केशव दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, यहाँ गांव में रहकर मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर हम शहर चले गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? पावनी की समझदारी भरी बातें सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा। दरअसल केशव के पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए केशव उन्हें छोड़कर शहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में ही केशव की बाइक खराब हो गई और फिर शिट, ये क्या हो गया यार, अब तो फंस गए। कोई बात नहीं, आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान होगी ना, चलो देखते हैं। अरे नहीं बाबा, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई बाइक की दुकान नहीं है। केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाईवे होने के बावजूद वहाँ कोई बाइक रिपेयर की दुकान नहीं थी। किसी तरह वो दोनों रात को अपने घर पहुँचे और अगली ही सुबह पावनी तैयार होकर बिना किसी से कुछ कहे शहर के लिए निकल गई। जब केशव को पावनी घर में नहीं दिखी तो उसने उसे फोन किया। पावनी, कहाँ हो तुम? सॉरी केशव, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैं शहर आई हूँ किसी काम से, शाम को आकर सारी बात बताती हूँ। पावनी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। दरअसल केशव का जन्मदिन आ रहा था और पावनी उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा तोहफा देना चाहती थी। वो अपने पापा के ड्राइवर श्याम से जाकर मिली। अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? अरे पावनी मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? श्याम कई सालों से राहुल का ड्राइवर था और गाड़ी और रिपेयरिंग के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी। पावनी उसकी बहुत इज्जत करती थी और श्याम भी पावनी को बहुत मानता था। वो पावनी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। श्याम से मिलने के बाद पावनी सीधे बैंक गई और वहाँ एक फाइल दिखाकर उसने लोन पास करा लिया। वो फाइल बिजनेस लोन के लिए थी और बैंक को पावनी का आइडिया पसंद आया था। शाम को जब पावनी घर लौटी तो वो एक छोटे से ट्रक में सवार थी। पावनी, अब ये सब क्या है और ये ट्रक? हाँ, मैं इस ट्रक में हमारी खुशियाँ और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का गेट खोला तो दिखाई दिया कि पूरा ट्रक छोटी बड़ी कई सारी पेटियों से भरा पड़ा था, जिनमें बाइक रिपेयरिंग के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चहकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर। पावनी ने न सिर्फ पूरे गांव की एक बड़ी परेशानी का हल ढूंढ निकाला था, बल्कि केशव को उसके गांव में रहकर ही अच्छी कमाई करने का एक बढ़िया मौका भी दे दिया था। ठीक एक हफ्ते बाद केशव के ऑटो सर्विस सेंटर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब लोग पावनी और केशव के लिए तालियां बजा रहे थे और केशव आंखों में आंसू लिए बस पावनी को देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में उसने बिल्कुल सही जीवन साथी को चुना है, जो उसके स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने की